अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से आप ले सकते हो, अनअकैडमी को किस प्रकार से फॉलो कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना, आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। मैं हूं विकास जेवलिया, मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड एंड एमए किया है बेटा। मैंने क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो टेट 2011-12, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2011, एसएससी एफसीए 2012, राजस्थान पुलिस एग्जाम 13, राजस्थान माइंस एग्जाम 14-15, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2015, रेलवे नॉन टेक्निकल 14-15, रीट 2018 जिसके अंदर मैंने 123 मार्क्स प्राप्त किए थे। टीचर एग्जाम L2 2018। माई टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर का, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बेटा यदि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अनअकैडमी से आप जुड़ जाते हो तो अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है। तो नंबर फर्स्ट है, अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस का मौका देती है, जिसके अंदर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ के अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। लाइव क्लास के दौरान ही अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। नंबर सेकंड फीचर है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं आपको। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी की परख कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस चेकअप कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स, विभिन्न एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर्ड किया हुआ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट ही कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्ट्रक्चर्ड किया हुआ कोर्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है। अनलिमिटेड एक्सेस के वन टाइम आप सब्सक्रिप्शन या कोर्स ले लेते हो तो उसको बार बार रिकॉर्डेड क्लासेस को, रिकॉर्डेड कोर्सेज को आप विभिन्न डिवाइसेस के अंदर, फोन लैपटॉप के अंदर बार बार सुन सकते हो। तो अनअकैडमी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुड़ने का मौका देती है। बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आरपीएससी सब्सक्रिप्शन। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका बेटा कोर्स ले रहे हो या आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। 1 ईयर का होता है 7,000 का और 2 ईयर का होता है 8,400 रुपए का। यदि आप 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड विकास01 यूज करते हो तो आपको 1 ईयर के कोर्स में 10% डिस्काउंट मिल जाता है। 7,000 से कम होकर 6,300 में मिल जाता है। और 2 ईयर का कोर्स आपको 8,000 से कम होकर 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपए में मिल जाता है। तो बेटा किसी भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको विकास01 कोड का यूज जरूर करना है ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके। अब बात करते हैं अपने रीट 2020 साइकोलॉजी सिलेबस की, जिसके अंदर अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे बाल विकास, कंसेप्ट, थ्योरीज, प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण। इसके अंदर देखो हमने पढ़े थे सीडीपी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ अपने कंप्लीट कर लिए थे। 6 सीडीपी की क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी। सॉरी, सीडीपी 6 पढ़ी थी अपने, सीडीपी 6 कल पढ़ी थी अपने। सीडीपी 6 में अपने क्या स्टार्ट किया था, फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था अपने। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास अपने स्टार्ट किया था। और शारीरिक विकास के अंदर हमने लंबाई, वजन, मस्तिष्क, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर 4-5 कंसेप्ट पढ़े थे, गर्भावस्था की बातें की थी। सब कंसेप्ट आपको मैंने बताए थे, शानदार तरीके से बताए थे। यदि किसी भी कंसेप्ट के अंदर आपको कंफ्यूज रहता तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, मैंने बोला है कि यदि आप सीडीपी की कोई भी क्लास मिस करते हो, जैसे सीडीपी 1 से रेगुलर नहीं देख रहे हो, आपने सीडीपी की क्लास 6 नहीं देखी तो बेटा आपको 7वीं सीडीपी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट के अंदर जाके सीडीपी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी क्लासेस को अच्छे से देखना है ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा बनने वाला है। मैं बता दूं आपका कंसेप्ट इतना शानदार बन जाएगा कि आपका सीडीपी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है बेटा। ये देखो पिछले रीट के पेपर में बता रहा हूं आपको, 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सीडीपी के थे। 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सीडीपी के चैप्टर के थे।
अब मैं आपको बता दूं, आपको सीडीपी का जो चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट है, उसके अंदर आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये चैप्टर अपनी यूनिट थोड़ी लंबी है। इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, थ्योरीज है, शारीरिक विकास है, मानसिक है, संवेगात्मक है, भाषा विकास है, सभी प्रकार के डेवलपमेंट आने वाले हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने वाले हैं, सभी प्रकार की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जो संडे टू संडे चलने वाली है। बेटा आपको बता दूं मैं, संडे टू संडे स्पेशल क्लासेस होंगी अपनी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो बेटा क्लास लेना आपको बहुत जरूरी है, उस क्लास को मिस मत करना। मैं बता रहा हूं आपको बार बार, सीडीपी की थ्योरी की क्लास अपन यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, जिसकी अपन 6 क्लास पढ़ ली, 7वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इन सभी की सीडीपी का एमसीक्यू का, सीडीपी एमसीक्यू फर्स्ट, यानी सीडीपी का एमसीक्यू का फर्स्ट जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो संडे टू संडे पढ़ेंगे, नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। उसका आपको लिंक मिल जाएगा और वो अपनी क्लास बहुत जल्द, शायद हो सके तो संडे, इस संडे को या फिर नेक्स्ट संडे को होने वाली है। तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये सीडीपी का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासेस ज्यादा होंगी, पेशेंस रखना है। लेकिन आपके 10 क्वेश्चन का सवाल है बेटा, 30 में से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इससे, और बहुत शानदार आपके कंसेप्ट होने वाले हैं। किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो वो मेरे को बता दिया करो मैसेज करके आप। अब बात करते हैं, देखो शारीरिक विकास का पहला पार्ट हमने कर लिया था सीडीपी 6 के अंदर। अब सीडीपी 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर शारीरिक विकास का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे हड्डियों से, हड्डियों की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं। हड्डियों का विकास किस प्रकार से होता है शिशुअवस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, यानी सीडीपी पढ़ रहे हैं हम, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो बच्चे का विकास पढ़ रहे हैं, तो हड्डियों का विकास शरीर में किस प्रकार से होता है वो अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी परीक्षा के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो देखो मैं बात करता हूं, फैक्ट नंबर फर्स्ट है कि देखो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है, यानी नवजात शिशु है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी बताइए, 270 बताइए। शिशु अवस्था की बात कर रहा है। देखो इस अवस्था में हड्डियां अत्यधिक लचीली होती है, छोटे बच्चे का शरीर अत्यधिक लचीला होता है, अत्यधिक लचीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि हड्डियां अत्यधिक लचीली होती है। धीरे धीरे कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पदार्थों से हड्डियों को मजबूती मिलती है। जैसे जैसे माँ का बच्चा दूध पीता है तो कैल्शियम और फास्फोरस, इन पदार्थों के जमने से, कैल्शियम और फास्फोरस के जमने से हड्डियों को क्या मिलती है? मजबूती मिलती है। बेटा याद रखना इस बात को, इसे बोलते हैं दृढ़ीकरण। मजबूत हो गए, दृढ़ हो गए, इसे बोल देंगे दृढ़ीकरण। तो दृढ़ीकरण की प्रक्रिया कब होती है? शेषावस्था के अंदर हो जाती है बेटा, क्योंकि शेषावस्था के अंदर हड्डियां 270 होती है जो लचीली होती है। और शेषावस्था के अंदर जैसे जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है तो दूध के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की पदार्थों की पूर्ति होती रहती है और हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होती रहती हैं, दृढ़ होती रहती हैं, कठोर होती रहती हैं। इसे कहते हैं दृढ़ीकरण। क्या कहते हैं? दृढ़ीकरण। क्यों होता है? कैल्शियम व फास्फोरस के जमने से। फिर देखो बाल्यावस्था में बालक के शरीर में कुछ और हड्डियों का निर्माण होता है और हड्डियों की संख्या 350 पहुंच जाती है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 350 हो गई। हड्डियों का निर्माण और हुआ। बाल्यावस्था में मैंने बताया था बालक ज्यादा खेलता है, ज्यादा खेलेगा तो क्या होगा? बॉडी का विकास जल्दी होगा। ज्यादा खेलेगा तो क्या होगा? बॉडी के अंदर क्या आएगा? लचीलापन दूर होता जाएगा, बॉडी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और हड्डियों का निर्माण और होता जाएगा। ज्यादा खेलेगा तो शरीर क्या होगा? ग्रोथ उसके अंदर होगी, तो हड्डियों का निर्माण धीरे धीरे और होने लगेगा। तो हड्डियों की संख्या पहुंच के 270 से कितनी हो जाएगी? 350 हो जाएगी। यानी 270 से हड्डियों की संख्या पहुंच के 350 होगी बाल्यावस्था में। अब देखो वयस्क व्यक्ति की हड्डियों की संख्या कुल 206 होती है। फिर देखो किशोरावस्था के अंदर ये वयस्क के अंदर कितनी हो गई? 206 हो गई। जिसका कारण क्या है? जो बाल्यावस्था के अंदर हड्डियां थी वो बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाती हैं, इसलिए वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लचीली होती है, नॉर्मल होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो मजबूती प्राप्त करने के लिए बाल्यावस्था की जो ये 370 हड्डियां थी ये आपस में जुड़ जाती हैं, मजबूती के लिए जुड़ जाती हैं और संख्या 206 रह जाती है।
विभिन्न अस्थियों को शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए आपस में जुड़ जाती हैं। देखो, हड्डियों को आपस में जुड़ने की इस प्रक्रिया को अस्थिकरण या ओसिफिकेशन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अस्थिकरण क्या है? हड्डियों की आपस में जुड़ने की प्रक्रिया, हड्डियों के मजबूत होने की प्रक्रिया, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस जमने की प्रक्रिया, और हड्डियों का जुड़ जाना। तो ये क्या है? हड्डियों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया जिससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और संख्या 350 से घटकर 206 रह जाती है। इसे क्या बोलते हैं? अस्थिकरण या ओसिफिकेशन कहा जाता है। तो देखो, हड्डियों से संबंधित क्वेश्चन आएगा बेटा, याद रखना इस फैक्ट को, आपको बहुत शानदार फैक्ट है आपका। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270। देखो, यहां पर आपको बोन्स का पूरा फैक्ट मिल रहा है। बहुत शानदार कंसेप्ट क्लियर होगा आपका यहां पर, देखना। देखो, शेष अवस्था के अंदर 270 हड्डियां थी, बाल्य अवस्था के अंदर 350 हो गई। बाल्य अवस्था से हड्डियां क्या थी? लचीली थी, कमजोर थी। तो बॉडी को मजबूती प्राप्त करने के लिए ये हड्डियां आपस में जुड़कर कितनी रहेगी? 206 रहेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है कि एक शिशु में हड्डियों की संख्या होती है सिंपली 270, फिर किशोर में हड्डियों की संख्या होती है, वयस्क में हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विकास की तीनों अवस्थाएं, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्याओं का क्रम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा देखो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? देखो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? देखना, क्वेश्चन आ सकता है विकास की विभिन्न अवस्थाओं हड्डियों की संख्या का क्रम है, ऑर्डर क्या है? तो इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको, एक शेष अवस्था, इसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बी मिलेगा किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शेष अवस्था। सी मिलेगा आपको बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेष अवस्था। डी मिलने वाला आपको बाल्यावस्था, शेष अवस्था, किशोरावस्था। चार ऑप्शन मिलने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम के पर्पज से। देखना, इसके अंदर क्या होगा, मैंने बताया है कि बाल्य अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा हड्डियां होती है 350। क्यों होती है? क्यों? बच्चा ज्यादा खेल कूद करता है बाल्यावस्था के अंदर। ज्यादा खेल कूद करेगा तो बॉडी का ग्रोथ होगा, बॉडी ग्रोथ करेगी ज्यादा, तो 350 हड्डियां हो जाती हैं। लेकिन वो हड्डियां क्या नहीं होती है? मजबूत नहीं होती है, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इसलिए बॉडी को मजबूत करने के लिए वो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ते जुड़ते उनकी संख्या घटकर कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है। तो किशोर अवस्था में 206 हो जाती हैं, और शेष अवस्था में हड्डियों की संख्या मैंने बताई 270 होती है। तो आपका इन हड्डियों की संख्या का क्रम क्या रहने वाला है? बाल्यावस्था, उसके बाद शेष अवस्था में, उसके बाद किशोर अवस्था में। तो बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा, उसके बाद शेष अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन आपका? आपका ऑप्शन है डी, बाल्यावस्था, शेष अवस्था, किशोरावस्था। अब जनरली इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे कि शेष अवस्था तो छोटा रहता है बच्चा, तो हड्डियां कम रहती है, उसके बाद बाल्यावस्था में ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा किशोरावस्था में। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा। तो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शेष अवस्था में हड्डियों की संख्या, किशोरावस्था, शिशुओं में हड्डियां किशोरों से ज्यादा होती है। कथन सत्य है या नहीं? कथन सत्य है, नहीं है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। कैसा भी क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो इन फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। शेष अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, बाल्यावस्था में ज्यादा 350, और किशोरों में या वयस्क अवस्था के अंदर 206 रह जाती है। अब देखो, बात दो शब्द आए थे आपके पास, दृढ़ीकरण और अस्थिकरण। दृढ़ीकरण क्या है? हड्डियां शेष अवस्था के अंदर क्या रहती है? लचीली रहती है। इसलिए देखो, कैल्शियम है, कैल्शियम और फास्फोरस से
कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पदार्थों का उन हड्डियों पे क्या होता है, जमा होने लगता है। शेष अवस्था के अंदर हड्डियां हैं, ये हड्डियां 270 है संख्या इनकी, ये क्या रहती है, लचीली रहती है, लचीली रहती हैं और इन पर क्या होता है, लचीली होने का इन पर कैल्शियम और फास्फोरस का जमा होने लगता है, जिससे ये हड्डियां क्या हो जाती हैं, दृढ़ या कठोर हो जाती हैं। इसे क्या बोलेंगे, दृढ़ीकरण कहा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा, दृढ़ीकरण, हड्डियों के दृढ़ीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है, तो बेटा किस अवस्था में होती है, शेष अवस्था में होती है। शेष अवस्था में बच्चे का शरीर लचीला होता है, इसलिए शेष अवस्था से दृढ़ीकरण की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर देखो अस्थिकरण, ओसिफिकेशन, ओसिफिकेशन क्या है, हड्डियों का जुड़ना। देखो बाल्य अवस्था में हड्डियां ज्यादा होती है 350, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते 206 रहती हैं। तो ये हड्डियां जुड़ती हैं मजबूत होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए, इसे बोलेंगे ओसिफिकेशन या हड्डियों का अस्थिकरण, हड्डियों का आपस में जुड़ना। अब देखो शरीर के विभिन्न हिस्सों की हड्डियां, अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में टोटल बेस के अंदर या किशोर के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 पाई जाती हैं, जिनमें से अपन छोटी छोटी बातें करते हैं, एग्जाम के पर्पज से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो फर्स्ट बात आती है शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। कौन सी होती है, फीमर, जो जांग के अंदर पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जो जांग के अंदर पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कान के अंदर पाई जाती है, कान के अंदर पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, कान के अंदर पाई जाती है। देखो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, उसका नाम है मेंडिबल। कौन, क्या नाम है, मेंडिबल। जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े के अंदर जो पाई जाने वाली हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है, इसलिए जबड़े के जोर से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी कठोर पदार्थ को भी अपन आसानी से तोड़ देते हैं, तोड़ सकते हैं आसानी से। तो ये सबसे मजबूत हड्डी होती है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मेंडिबल होती है, जो जबड़े की हड्डी होती है। तो 3 फैक्ट याद रखने हैं, सबसे लंबी फीमर जांग की, सबसे छोटी स्टेपीज कान की, और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मेंडिबल, जबड़े की। अब देखो बात करते हैं अपन पैर की हड्डियों के नाम, कितनी संख्या होती है आपको याद रखना है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, हड्डियों से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, तब देखना आप। तो आपको घबराना नहीं है, याद करना है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए बेटा, 130 प्लस आपको नंबर चाहिए रीड के अंदर, तो मैटर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है बेटा। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कोई उसका रास्ता नहीं है। मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे 100 पेज की बुक मिल जाएगी साइकोलॉजी की, 100 पेज की बुक मिल जाएगी साइकोलॉजी की, उससे आपके नंबर नहीं आने वाले, 5 क्वेश्चन सही नहीं होने वाले उससे। तो बेटा आपको कंप्लीट पढ़ना है। यहां पर अपन सीडीपी के पढ़ेंगे 100 पेज कम से कम, तो आपको कंसेप्ट बढ़ाने के लिए आपको मैटर पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। अब देखो बात करते हैं पैर की हड्डियों के नाम, पैर की हड्डियों के नाम। ये अस्थि का नाम है, अस्थियों की संख्या याद होने वाला आपको यहीं पर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो बात करते हैं, इसके अंदर बात करेंगे अभी। देखो अपन पैर की हड्डियों के नाम, पैर की हड्डियों के नाम बात करते हैं। देखो जैसे ये पैर है, चित्रकला में थोड़ी कम आती है बेटा, फिर भी मैंने चित्र बनाया आपके लिए, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको। देखो ये देखो कुल्हे की बेस्ट बात आती है, कुल्हे की हड्डी से घुटने के बीच की अस्थि, यह घुटना, यह कुल्हे की अस्थि हो गई। आराम से समझना, आपको कंसेप्ट को तैयार करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर हो गया टकना। 3 बात याद रखनी है आपको, पता आपको, कुल्हे की अस्थि, घुटना, टकना। अब देखो ये जो अस्थि होती है यहां से लेके यहां तक, कुल्हे की हड्डी या अस्थि से घुटने के बीच इस हड्डी का नाम होता है फीमर, फीमर बोल दो। अब ये कौन सा, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जांघा। तो देखो ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे ज्यादा लंबाई होती है इसकी,
सबसे लंबी हड्डी होती है। तो यहां पर आपको याद रखना ये सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लंबी अस्थि है। ध्यान से समझना है फैक्ट को, बहुत शानदार कंसेप्ट तैयार कर दूंगा आपका। रेगुलर बने रहना है क्लास के अंदर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरे को फॉलो करना है बेटा। शानदार क्वेश्चन पढ़ने वाले, 1000 MCQ पढ़ने वाले सीडीपी से, केवल सीडीपी से, कहीं पर नहीं मिलेंगे बेटा आपको ऐसा कंटेंट। हाँ, कुल्ले की हड्डी से घुटने के बीच की, कुल्ले की हड्डी से घुटने के बीच की हस्ती का नाम मैंने क्या बताया, फीमर बताया है। जंगा की हस्ती है, सबसे लंबी हस्ती है। एक कंसेप्ट आपके तैयार हो गया। अब देखो, घुटने से टकने के बीच की हस्ती, देखो ये घुटना है, घुटने से टकने, ये टकना है, इसके बीच की अस्थियां दो होती हैं, दो अस्थियां होती हैं जिनका नाम होता है टीबिया फिबुला। टीबिया फिबुला घुटने की अस्थि होती है, उसे बोलते हैं घुटनास्थि। हिंदी का नाम ये नहीं याद रखना आपको, घुटने घुटनास्थि पता ही है। इसे बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं बेटा, पटेला। तो एक ये होगी पटेला। टीबिया फिबुला कितना हो गए, दो हो गए। फीमर कितनी होगी, एक होगी। इतनी हड्डियों की बात करनी अपने। देखो रटना नहीं आपको, कुल्ले की हस्ती से घुटने की हस्ती का नाम होता है फीमर। जंगा की हस्ती होती है, सबसे लंबी होती है ये। फिर देखो घुटने की हस्ती का नाम होता है पटेला, घुटने की हस्ती का नाम क्या होता है, पटेला। क्या नाम होता है, पटेला एक होती है। अब घुटने से लेके टकना, देखो घुटने से लेके टकने तक की हस्ती का नाम होता है बेटा टीबिया फिबुला। क्या नाम होता है, टीबिया फिबुला। देखो टीबिया फिबुला नाम होता है। देखो एक सेकेंड आपको बता देता हूं, ये हड्डी, ये यहां पर क्या है, घुटना हो गया। ये यहां पर क्या हो गया, घुटना हो गया। दूसरे कलर से आपको बता देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो। ये यहां पर क्या हो गया, टकना हो गया, यहां पर घुटना हो गया, और ये कुल्ले की हस्ती हो गई। तीन प्रकार की हस्तियों की बात, 3 पॉइंट हो गए अपने। तो देखो मैंने बता दिया आपको सिंपली, कुल्ले की हस्ती से लेके, कुल्ले की हस्ती से लेके घुटने तक की हस्ती का नाम मैंने फीमर बताया है। जंगा की हस्ती सबसे लंबी होती है। फिर घुटने की हस्ती का नाम होता है पटेला। घुटने की हस्ती का नाम क्या है, पटेला, जो संख्या में कितनी होती है, एक होती है। और घुटने की हस्ती से, घुटने से लेके टकना, देखो घुटने से लेके टकने तक की हस्तियां दो होती हैं, जिसे बोलते हैं टीबिया। एक का नाम टीबिया, एक होता है फिबुला, जिनको एक साथ बोला जाता है टीबिया फिबुला। कितने होते हैं, दो होते हैं। अब याद देखना आपको, टकने की हस्तियां, टकने में कितनी हस्तियां होती हैं, टकने में हस्तियां होती है 7। कितनी होती हैं, 7, जिसको बोलते हैं टार्सल्स। ये नाम याद रखना, टार्सल्स। देखो टकने से टे, टेफ और टा, टकना की हस्ती का नाम है टार्सल्स। कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। अब आते हैं टकने की बात में आती है तलवे की हस्तियां। तलवे की हस्तियां, देखो ये तलवा है, पैर का तलवा, पैर का तलवा। तलवे की हस्तियां कितनी होती है, तलवे की हस्तियां होती है 5। इसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। देखो टकने को बोलते हैं टार्सल्स, और तलवे को बोलते हैं, टकने से जस्ट जुड़ा रहता है तलवा, तो उसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। तलवे को पता है आपको कितनी हस्तियां होती है, 5 होती है। क्यों, 5, 4 अंगुलियां, एक अंगूठा होता है, 5 हड्डियां जाती हैं, तो 5 हस्तियां होती हैं। देखो ये तलवा है, तलवे से 5, 4 अंगुलियां हैं, एक अंगूठा, तो 5 दिशाओं के अंदर 5 हड्डियां जाती हैं। तो इस तलवे के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 5 होती हैं, जिनको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। टकने को बोलते हैं टार्सल्स हड्डी, 7 होती हैं। उसके बाद में तलवा होता है, जिसे बोलते हैं मेटाटार्सल्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, बता देता हूं आपको। सीटेट एग्जाम या फिर थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि टार्सल्स, एक वृक्ष के अंदर टार्सल्स, टार्सल्स अस्थि पाई जाती है। टार्सल्स अस्थि पाई जाती है पैर में, कंधे में, हाथ में, कमर में। तो आपको पता है टार्सल्स किसको बोलते हैं, टकने की अस्थि को बोलते हैं टार्सल्स। संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो आपका क्वेश्चन सही हो गया। टार्सल्स टकने की अस्थि है, संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और तलवे की अस्थि को बोलते हैं मेटाटार्सल्स। क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल्स, संख्या होती है 5।
अब देखो पैर की अंगुलियों की अस्थियां आपको पता है, एक अंगुली के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, देखो 1 2 और 3। इसी प्रकार पैर की अंगुली के अंदर भी 3 पॉइंट होते हैं और 4 अंगुलियां होते हैं, तो 3 चौक 12, 12 हो गई अस्थियां। फिर देखो पैर के अंगूठे की अस्थियां, अंगूठे के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, पैर का हो चाहे हाथ का हो, देखो 1 और 2, 2 पॉइंट होते हैं, तो अंगूठा अस्थि में कितनी अस्थियां हो गई? 2 हो गई। ये पूरे पैर की हस्तियों का वर्गीकरण हो गया। पैर की हस्तियां इतनी होती है, देखो कितनी होगी? 1 की होगी, 2 की होगी, 3 10 15, 15 और 2 ये होगी 17, 18 19 और टोटल होगी 29। कितनी होगी? 29 हस्तियां होगी पैर की। बेटा ये एक पैर की बात हो रही है, तो दोनों पैरों की कितनी होगी? डबल कर दो इसका, कितनी होगी? डबल कर दो, 58 होगी। कितनी होगी? 29 एक पैर की होगी, तो दोनों कितनी होगी? 58। 58 हस्तियां दोनों पैरों की होगी। याद हो गया आपके? 206 हड्डियां होती हैं, उनमें से 58 अस्थियां अपने पढ़ ली हैं। 58 किसकी होती हैं? पैरों की होती हैं। तो आपको याद रखना है, कुल्ले से लेके घुटने तक की अस्थि का नाम होता है फीमर। जो जंघा की अस्थि सबसे लंबी अस्थि होती है, एक होती है। फिर टकने की अस्थि को बोलते हैं, सॉरी, घुटने की अस्थि को बोलते हैं पटेला, एक होती है। घुटने से लेकर टकने तक की अस्थि 2 होती है, टीबे फिबुला 2 होती है। टकने में 7 होती है, जिसे बोलते हैं टार्सल्स। फिर तलवे में 5 होती है, मेटाटार्सल्स। अंगुलियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं हस्तियां। अंगूठा अस्थि में कितनी होती है? 2 हस्तियां होती है। तो ये पैर की हस्तियां हैं सभी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो पैर की हस्तियां हैं सभी, देखो पैर की हस्तियां हैं। देखो ये कुल्ले की अस्थि से लेकर घुटने तक की अस्थियां होगी। ये टकना, दोबारा बता देता हूं, इसका नाम है फीमर। संख्या होती है 1। जंघा की अस्थि होती है, सबसे लंबी होती है, ठीक है। घुटना, घुटने की अस्थि को बोलते हैं पटेला, एक होती है, ये भी एक होती है। अब देखो घुटने से लेकर टकने तक की अस्थियां 2 होती है, मैंने बताया था, टीबिया और फिबुला। कितनी होती है? 2 होती है। फिर टकने को देखो नाम टैपोटार्सल्स, कितनी होती है? 7 होती है। फिर तलवे की अस्थियां कितनी होती है? 5 होती है, मेटाटार्सल्स बोलते हैं। अंगुलियों की अस्थियां कितनी होती है? एक अंगुली में 3 होती है, 4 है तो 12। अंगूठे में कितनी होती है? 2 होती है, टोटल हो गए 29। ये एक पैर की बात होगी। 2 पैर की बात करते 58 हस्तियां होगी दोनों पैरों में। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? 58 हस्तियां होती है दोनों पैरों में। अब देखो नेक्स्ट बात आती है, कंधे की अस्थि अंश मेखला कहलाती है और कुल्ले की अस्थि श्रोणी मेखला कहलाती है। 2 पॉइंट छोटे छोटे आपको याद रखने बेटा। कंधे की अस्थि अंश मेखला और कुल्ले की अस्थि को श्रोणी मेखला भी कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ऐसे भी आ सकता है। देखो श्रोणी मेखला व श्रोणी मेखला व पटेला के बीच पाई जाने वाली किशोर की अस्थि का नाम है। तो देखो श्रोणी मेखला कुल्ले की अस्थि हो गई, इसको बोलेंगे पटेला, बोलेंगे घुटने की अस्थि को। इसके पीछे कौन सी पाई जाती है? फीमर। कौन सी पाई जाती है? फीमर। याद रखना, आपको कंसेप्ट को याद रखना है। कंधे की अस्थि को बोलते हैं अंश मेखला, कुल्ले की को बोलते हैं श्रोणी मेखला। अंश मेखला व श्रोणी मेखला क्रमशः हमारे हाथ और पैर की हड्डियों से जुड़ी रहती है। अंश मेखला कंधे की होती है, तो हाथ हमारे हाथ से जुड़ी रहती है, और श्रोणी मेखला पैर की, कुल्ले की हस्तियों से, पैर की हस्तियों से जुड़ी रहती है, पैर की हस्तियों से जुड़ी रहती है। ये दोनों मेखलाएं हमारे कंकाल तंत्र का आधार होती है। अब देखते हैं, बात करते हैं हाथ के भाग और अस्थियां की संख्या। हाथ के अस्थियों की संख्या, हाथ के अस्थियों की संख्या। तो बात करते हैं, देखो पहले कंधा बोलते हैं अंश मेखला, ये कंधा हो गया। कंधे से लेके ये क्या होगी? कोहनी। कोहनी, ये कंधा हो गया, ये कोहनी होगी। तो कोहनी से कंधे तक की अस्थि, कोहनी से ऊपर की तरफ की जो ये अस्थि है, इससे बोलते हैं हुमरास। संख्या कितनी होती है? 1 होती है। क्या बोलते हैं?
कंधे से कोहनी तक की अस्थि को, देखो कंधे से कोहनी, इस कोहनी से ऊपर की तरफ की जो ये अस्थि होती है यहां से यहां तक, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। संख्या होती है एक, केवल एक अस्थि होती है। फिर देखो कोहनी से कलाई, इतनी जो अस्थि होती है, कोहनी से अपनी कलाई तक की अस्थि होती है, यहां पर होती है कोहनी से नीचे की अस्थि होती है, दो होती है, रेडियस और अल्ना। यहां से लेके, ये क्या है कलाई, यहां से लेके कोहनी से लेके कलाई के बीच की अस्थियां होती हैं दो, इसको बोलते हैं रेडियस अल्ना। दो होती है रेडियस और अल्ना। अब देखो रेडियस है वो शरीर के बाहर की तरफ होती है, अल्ना होती है वो शरीर के अंदर की तरफ होती है। कैसे याद रखो, रेडियस के चार नाम है, रेडियस, रेडियस चार है, अल्लाह के एक ना तीन, तो तीन है तो कम है तो अंदर की तरफ, ज्यादा है तो बाहर की तरफ, याद रह जाएगा। तो रेडियस तो बाहर की तरफ, अल्लाह अंदर की तरफ। तो कोहनी से कलाई तक की हड्डियां कितनी होती है, दो होती हैं, रेडियस और अल्लाह दो होती है। इसके बाद बात आती है कलाई की हस्तियां। ये देखो कलाई है, कलाई की हस्तियां कितनी होती हैं, कलाई फोर, कैप फोर, कार्पल्स। और इधर देखिए पैर की, अपने पैर की देखी थी, ये क्या है, टकना, तो इसको बोल देंगे टार्सल्स। टार्सल्स कितनी थी, सात। और यहां पर कार्पल्स होती है आठ। कार्पल्स कितनी होती है, कलाई की अस्थियां कितनी होती है, आठ होती है। फिर हाथ के पंजे की अस्थियां मैंने बताया था, आगे लगाना है पंजा, जहां पर सरफेस से अपन टच करते हैं, देखो सरफेस से टच होता है पंजा, इसी प्रकार पैर का पंजा भी टच होता है, तो यहां पर क्या हो गई, मेटा लगाना है नाम पहले, कलाई कार्पल्स, ये हो गया मेटा कार्पल्स। इसी प्रकार टकने की बताई थी टार्सल्स, और नीचे के पार्ट टिकता है जो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर रहता है, उसके बोलेंगे मेटाटार्सल्स। तो ये होती है पांच, दोनों में फिक्स होती है, ये होती है पांच मेटा कार्पल्स। फिर अंगुलियों की अस्थियां वही 3 गुणा 4 12 होती है, अंगूठे की होती है 2। ये होगी आपकी अस्थियां। इसके अंदर क्या है, सभी वही ही है। देखो कितनी होगी, ये होगी 12 2 14, 5 19, ये होगी 27 28 29 और 30। टोटल कितनी अस्थियां होगी, 30 होगी। एक हाथ की, दूसरे हाथ की कितनी होगी, 30 होगी, 60 हो गई। तो हाथ की अस्थियां की संख्या एक ज्यादा होती है, एक ज्यादा होती है। ये दोनों हाथ और पैर की हस्तियां थी। हाँ, पैर की हस्तियां हमने देखी थी पहले, देखो पैर की हस्तियां आपने देखी थी। एक मिनट आप ब्रीफ थोड़ा सी समरी देख लेते हैं। पैर की हस्तियां ये देखो, यहां से कूल्हे की अस्थि, घुटना, टकना, ये हो गया तलवा, ठीक है। यहां पर हो गई, देखो ये क्या हो गया, कंधा, कोहनी, कलाई, और ये होगी पंजा, और ये होगी अंगुलियां। अब देखो दोनों में कंपैरेटिव देखते हैं अपन। देखो कुल्ले की अस्थि का नाम यहां पर हो गया श्रोणी मेखला, कंधे की अस्थि का नाम हो गया अंश मेखला। तो देखो श्रोणी मेखला किसको जोड़ती है, पैर की हड्डियों को जोड़ती है, पैर की हड्डियों की तरफ जो होती है वो होती है, और अंश मेखला हाथ की हड्डियों को जोड़ती है, कंप्लीट। अब देखो कुल्ले की हड्डी से लेके घुटने तक की हड्डी का नाम होता है फीमर, संख्या में होती है एक। फिर घुटने की अस्थि का नाम होता है पटेला, संख्या होती है एक। फिर देखो घुटने की हड्डी से लेकर टकने तक की हस्ती होती है दो, टीबिया, फिबुला, कितनी होती है, दो। फिर टकना है, टकने की अस्थियों को बोलते हैं टेपोटार्सल्स, कितनी होती है, टार्सल कितनी होती है, 7। फिर आती है तलवे की हस्तियां, तलवे को मैंने बताया था मेटा लगा दो पहले, तो मेटा
टार्सल्स कितनी होती हैं? मेटाटार्सल्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। मेटाटार्सल्स कितनी होती है बेटा? 5 होती हैं। उसके बाद आती है अंगुली की अस्थियां, 12 बताई थी, अंगूठे की बताई थी मैंने 2, वो आपको याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर देखो कंधे से लेके कोहनी के बीच की अस्थि होती है, उसे बोलते हैं ह्यूमरस, एक होती है। कोहनी से लेके कलाई तक की 2 अस्थि होती है, रेडियस अल्ना, रेडियस के अंदर ज्यादा नाम है 4 रेडियस, तो बाहर की तरफ अल्ना के अंदर 3 है, एल एना, तो अंदर की तरफ ये होती है 2 होती है रेडियस अल्ना। कलाई कैप और कार्पल्स, टैप और टार्सल्स, यहाँ पर कैप और कार्पल्स, लेकिन कार्पल्स की संख्या होती है 8 और टार्सल्स की संख्या होती है 7, याद रखना आपको, कार्पल्स की संख्या 8 और टार्सल्स की संख्या 7। यहां पर देखो पंजे की अस्थियों को बोलते हैं कि मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स कितनी संख्या होती है? 5, अंगुलियों के अंदर 12, अंगूठे के अंदर 2। ये आपकी कंप्लीट हड्डियों की संख्या है, हाथ पैर की हड्डियों की संख्या। अंश मेखला, श्रोणी मेखला सभी आपने देख ली है, और आगे अपन और पढ़ने वाली हड्डियों की संख्या सभी और आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम दांतों की, दांत, टीथ, टीथ की बात करते हैं। देखो दांतों के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? लगभग 6 माह दांत के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? देखो हड्डियों से संबंधित कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा आपके बेटा। अब बात करेंगे टीथ की। शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट को आपको ऐसे ही बारीकी से पढ़ना है, टाइम लगेगा, कंसेप्ट अच्छा क्लियर होगा। देखो लगभग 6 माह के शिशु के अस्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। हालांकि दांतों का निर्माण गर्भावस्था के 5वें माह से ही प्रारंभ हो जाता है। मैंने बताया था 5वें माह के अंदर, देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा था आपने CDP 6 के अंदर, उसके अंदर बताया था मैंने 5वें माह के अंदर रक्त का निर्माण शुरू होता है। रक्त के निर्माण के साथ ही 5वें माह में गर्भावस्था के अंदर दांतों का निर्माण भी शुरू हो जाता है। तो 5वें माह में 2 बात याद रखनी है। 5वें माह के अंदर रक्त का निर्माण शुरू हो जाता है, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर, और दांतों का निर्माण भी शुरू हो जाता है, दांतों का निर्माण भी शुरू हो जाता है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है बेटा। किसके अंदर याद रखनी है? गर्भावस्था के अंदर ये 2 बातें होती हैं। हाँ, अब बात करते हैं 5वें माह के अंदर दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है और अस्थायी दांत आना शुरू होते हैं 6 माह में। 6 माह में, जन्म के बाद 6 माह में शुरू होते हैं अस्थायी दांत आना। तो 6 माह तो ये हो गए जन्म के बाद, और 5वें माह में स्टार्ट होता है। तो 5, 6, 7, 8, 9, यानी 5वें माह के बाद 4 महीने हो गए। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 4 महीने ये हो गए। 4 महीने गर्भावस्था के अंदर उनका निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो क्या हो गए? 4 महीने वो हो गए, और 6 महीने के बाद अस्थायी दांत आना प्रारंभ होता है। तो टोटल कितने हो गए? 10 महीने के बाद दांत बाहर निकलते हैं मसूड़ों से। इस प्रकार अपने निर्माण के प्रारंभ से मसूड़ों से बाहर आने में दांतों को कितना समय लगता है? 10 माह का समय लगता है। तो देखो अपना कंसेप्ट था वृद्धि और परिपक्वता का। तो दांतों की वृद्धि कब से स्टार्ट हो गई? यहां पर 5 माह में, गर्भावस्था के अंदर 5 माह से स्टार्ट हो गई थी। यह कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, इसीलिए बता रहा हूं CDP के सभी वीडियो देखना बेटा, तभी कंसेप्ट तैयार होंगे। देखो 5 माह में दांतों का निर्माण शुरू हो गया था, 5वें माह में गर्भावस्था में निर्माण शुरू हो गया था, और जन्म के 6 माह बाद अस्थायी दांत आना शुरू होते हैं। तो देखो ये 10 माह का समय लगता है दांतों को बाहर आने में, लेकिन 5वें माह में दांतों की वृद्धि स्टार्ट हो गई। वृद्धि स्टार्ट हो गई जैसे जैसे बच्चा दांत आने के लिए परिपक्व होता है, यानी वृद्धि का उच्चतम शिखर आता है, परिपक्व होता है। 6 माह के अंदर बच्चा दांत निकलने के लिए परिपक्व होता है, तो दांत बाहर निकल जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परिपक्वता बोलते हैं। लेकिन ये परिपक्वता की प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो गई थी? इससे 10 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी। तो आपको याद रखना है गर्भावस्था के 5वें महीने से ही दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन लगभग 6 माह के शिशु के अस्थायी दांत आने दिखाई देते हैं। यानी दांतों को मसूड़ों से बाहर आने में कितना समय लगता है? तो 10 माह का समय लग जाता है। शिशु के सर्वप्रथम नीचे वाले मसूड़ों के सामने वाले 2 दांत आने प्रारंभ होते हैं।
सबसे पहले कौन से दांत आने प्रारंभ होते हैं? नीचे वाले मसूड़ों के सामने वाले दो दांत आना प्रारंभ होते हैं। देखते हैं अपन कौन से दांत आएंगे सबसे पहले। इंसाइजर आते हैं, इंसाइजर। देखते हैं क्रम कौन सा, देखते हैं अभी। लगभग 4 वर्ष की उम्र में शिशु के 20 अस्थायी दांत यानी सभी दूध के दांत उग जाते हैं। दांत देखो, दांतों को दो भागों में बांटा गया। दांत दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी क्यों होते हैं? ये एक अस्थायी दांत को बोलते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ बोलते हैं। अस्थायी इसलिए होते हैं कि एक बार आने के बाद वापिस गिरते हैं, उसके बाद नए दांत आते हैं। नए दांत आ गए वो क्या हो गए? स्थायी। स्थायी इसलिए रहते हैं कि एक बार आ गए तो ये पूरी जीवन अवधि के अंदर बने रहते हैं, इसलिए परमानेंट दांत होते हैं। अस्थायी ये परमानेंट नहीं होते हैं, दूध के दांत होते हैं। इनकी संख्या होती है 20, इनकी संख्या होती है 32। स्थायी दांत होते हैं 32, दूध के दांत होते हैं 20। तो देखो, लगभग 4 वर्ष की उम्र में शिशु के 20 अस्थायी दांत सभी दूध के दांत उग जाते हैं। 4 वर्ष की उम्र में शेष अवस्था के अंत तक 4 स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी शेष अवस्था के अंत तक लगभग 6 वर्ष की समाप्ति तक, शेष अवस्था की समाप्ति तक 4 स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। दूध के दांत 6 वर्ष की अवस्था से गिरने लगते हैं। 6 वर्ष की अवस्था से दूध के दांत गिरने लग जाते हैं। बाल्यावस्था के प्रारंभ होते ही दूध के दांत गिरने लग जाते हैं, बच्चा खेलने लग जाता है। बाहर बाल्यावस्था के अंदर थोड़ा क्या हो जाता है, बालक बन जाता है शिशु से, तो दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो, दांतों का एक ब्रीफ समरी है आपके सामने। 6 माह के अंदर दांत उगना शुरू होते हैं, बताया था मैंने। निर्माण कब से स्टार्ट होता है? गर्भावस्था में 5वें माह से स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल में कितना में समय लगता है? 10 महीने का समय लगता है। 4 वर्ष में सभी अस्थायी दूध के दांत उग जाते हैं। 4 वर्ष में सभी उग जाते हैं दूध के दांत। और 5 वर्ष में स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। 5 वर्ष में स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं बेटा। कौन से? 4 स्थायी दांत आ जाते हैं। 6 वर्ष में दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। 8 वर्ष में 10 स्थायी दांत उग जाते हैं। 10 वर्ष में 15 उग जाते हैं। 12 वर्ष में 25 उग जाते हैं। 18 वर्ष में 18 वर्ष में 28 उग जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको देखो, मोटा मोटी क्या ध्यान रखना है, गर्भावस्था के 5वें महीने से दांतों का निर्माण शुरू होता है। देखो, 6 माह में दांत उगने स्टार्ट होते हैं। तो टोटल दांतों को मसूड़ों से बाहर निकलने में कितना समय लगता है? 10 माह का लगता है। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, देखो क्या, दांतों को मसूड़ों से बाहर निकलने में समय लगता है। ऑप्शन आएगा 6 माह, 8 माह है, 10 माह है, 12 माह है। तो देखो, दांतों को मसूड़े से बाहर निकलने में, तो आप बाहर निकलने में ये देखोगे तब आप क्या सोचोगे? दांत उगने की बात पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दांत उगना प्रारंभ होते हैं 6 माह में, आपने पढ़ा है। तो अगले ने ऑप्शन भी आपकी सुविधा के लिए क्या दे दिया? ए दे दिया। तो आपने क्लिक कर दिया 6 माह पर, लेकिन बेटा आपका ये गलत हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दांतों को मसूड़ों से बाहर आने में कितना समय लगता है। यानी दांत निर्माण से पूछ रहा है। दांत का निर्माण 5वें महीने से स्टार्ट होता है और मसूड़ों से बाहर आने में जन्म के 6 माह बाद बाहर आते हैं। तो टोटल कितना समय लगेगा? 4 महीने गर्भावस्था में परिपक्व होते हैं, वृद्धि होती है, और 6 महीने जन्म के बाद होती है। तो टोटल कितना समय लग गया? 10 महीने लग गए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि बच्चे के, शिशु के दांत आना, दांत उगना किस समय शुरू होते हैं, किस माह में शुरू होते हैं, तब आपका आंसर सही होगा 6 माह में शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को। और देखो, ये हो गई बात इतनी। 4 वर्ष में अस्थायी दांत, दूध के दांत उगना स्टार्ट होते हैं। 4 वर्ष में उग जाते हैं। 6 माह में दूध के दांत उगना स्टार्ट हो जाते हैं और 4 वर्ष में कंप्लीट दूध के दांत उग जाते हैं, पूरे दूध के दांत उग जाते हैं। 6 माह से स्टार्ट होके 4 वर्ष के अंदर उग जाते हैं। 5 वर्ष में स्थायी दांत आना प्रारंभ होते हैं। 5 वर्ष में स्थायी दांत आना प्रारंभ होते हैं, 4 आ जाते हैं 5 वर्ष में। 6 वर्ष में दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। देखो, 6 माह में दूध का दांत उगना शुरू होते हैं। 4 वर्ष में सभी अस्थायी दांत उग जाते हैं। 5 वर्ष में स्थायी दांत आना प्रारंभ, 4 आएंगे, और 6 वर्ष में दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं।
5 वर्ष में जैसे ही स्थायी दांत आना प्रारंभ होंगे तो वो नीचे से क्या लगाएंगे, दांतों के जोड़ लगाएंगे, तो ऊपर वाले दांत धीरे धीरे दूध के दांत अगले वर्ष में गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 6 वर्ष से दूध के दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 4 वर्ष के अंदर स्थायी दांत उग जाते हैं, 5 वर्ष में दांत स्थायी दांत आना प्रारंभ होते हैं, 6 वर्ष के अंदर दूध के दांत गिरना प्रारंभ होते हैं, 8 वर्ष के अंदर स्थायी दांत 10 उग जाते हैं, 10 वर्ष के अंदर 15 उग जाते हैं, 12 में 25, 18 में 28। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है थोड़े से। तो आपको मोटा मोटी ये याद रखना है कि एक तो 5 महीने में गर्भावस्था में दांत उगना प्रारंभ होते हैं, 6 माह में बाहर निकलते हैं। अस्थायी दांत 6 महीने में उगना स्टार्ट होते हैं, नीचे के मसूड़े के सामने दो वाले 2 दांत उगते हैं। उसके बाद 4 वर्ष में लगभग सभी अस्थायी दांत दूध के दांत 20 उग जाते हैं, 5 वर्ष में स्थायी दांत आना प्रारंभ होते हैं, 6 वर्ष में दूध के दांत गिरना प्रारंभ होते हैं, 8 वर्ष में स्थायी दांत 10 उग जाते हैं, 10 में 15, 12 में 25, 18 में 28। याद रख लेना आपको। अब बात करते हैं 28 हो गए, 18 वर्ष की उम्र में 28 दांत आ गए। अब टोटल दांत आपके होते हैं 32, तो 4 दांत रह गए, इनको बोलेंगे शेष 4 दांत को बोलेंगे अकल दांत या प्रज्ञा दांत या विजडम टीथ, अकल जाड़। इसी अवस्था में विकसित होते हैं, किशोर अवस्था में विकसित होते हैं। अकल दांत या प्रज्ञा दांत या विजडम टीथ किशोरावस्था में ही डेवलप होते हैं। 10% किशोर 10% किशोरों में प्रज्ञा दांत या तो आते ही नहीं है या फिर प्रौढ़ावस्था में आते हैं। 90% किशोरों में ये विजडम टीथ है वो किशोरावस्था में आ जाते हैं। टोटल अकल दांत या प्रज्ञा दांत या विजडम टीथ की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। याद रखना आपको, विजडम टीथ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, किशोरावस्था में आ जाते हैं। लड़कियों में विजडम टीथ पहले आना प्रारंभ होते हैं, मैंने बताया था पहले आना पर लड़कियां जल्दी परिपक्व होती है, तो लड़कियों के अंदर प्रज्ञा दांत या अकल दांत जल्दी आना प्रारंभ होते हैं। दांत आना गर्ल्स में जल्दी होते हैं क्योंकि गर्ल्स की परिपक्वता जल्दी होती है। मैंने बताया था अपने 2-2 फॉर्मूले से कर लो, 2-2 फॉर्मूले से हो गया, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो लड़कियां जल्दी परिपक्व होती हैं, तो लड़कियों में दांत आना जल्दी प्रारंभ होते हैं। अब देखो एक नीचे क्वेश्चन दिखा रखा है दंत सूत्र टीथ फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। टीथ फॉर्मूला आपके दांतों का सूत्र क्या है? 32 किस प्रकार से होते हैं? तो देखो I4 होता है इंसाइजर दांत, दांत होते हैं 4, यह इंसाइजर, यह केनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। देखो इंसाइजर होते हैं 2 एक साइड में होते हैं, एक जबड़े की बात है, और नीचे दूसरी तरफ होते हैं 2, टोटल इंसाइजर हो गए 4। केनाइन होते हैं 2, प्रीमोलर्स होते हैं 4 और मोलर्स होते हैं 6। ये हो गए 6, 4, 10, 2, 12, 4, 16। ये एक जबड़े की बात है, और इसी प्रकार दूसरे जबड़े में होते हैं टोटल दांत कितने हो गए? 32। तो ये दांतों का सूत्र होता है, दंत सूत्र बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? दंत सूत्र बोला जाता है, दंत सूत्र बोला जाता है। अब देखो चरण वर्ग को बोलते हैं मोलर्स, इसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। रदनक बोलते हैं केनाइन इंसाइजर। मोलर्स को एम से लिख सकते हैं, प्रीमोलर्स को पीएम से लिखते हैं, केनाइन को सी लिखते हैं, इंसाइजर को आई लिखते हैं। तो इनका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ICPMM, आपको याद रखना है ICPMM 21-23 21-23 ICPM 21-23, नीचे भी 21-23 लिख दो, ये आपके टीथ फॉर्मूला याद हो गया। देखो ICPMM 21-23, नीचे भी 21-23 लिख दो, तो देखो ये आपके टीथ फॉर्मूला याद हो गया है। अब इसके अंदर क्या करना है? देखो आपको ये है चरणवृक मतलब मोलर्स, ये है अग्र चरणवृक प्री मोलर्स। तो आपको पूरे चरणवृक की संख्या कितनी है? तो चरणवृक ये हो गया, कौन सा हो गया? ये हो गया 3 और 3, ये है 6। एक मसूड़े की बात है तो दोनों, ऊपर वाला मसूड़ा उसके अंदर 6 है, तो नीचे वाले के अंदर 6 होंगे, तो 12 हो गए, ये 12 हो गए। ये 12 दांत अस्थायी दांत नहीं होते हैं, ये केवल स्थायी ही दांत होते हैं, इसलिए 20 अस्थायी दांत उगते हैं। फिर बात आती है प्री मोलर्स पीएम दांत कितने होते हैं? तो 4 होते हैं एक मसूड़े के अंदर, और 2 में होते हैं 8, इसी प्रकार ये हो गए 12। फिर बात पूछ लिया वो केनाइन दांत कितने होते हैं? तो केनाइन होते हैं एक मसूड़े में 2,
और 2 में होंगे 4। इसी प्रकार इंसाइजर पूले 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, मसूड़े में 2 में होंगे 8। ये दांतों का आपका क्रम है। दांतों की संख्या है टोटल 32 होती है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, याद नहीं हो तो भी। तो देखो अपने दंत सूत्र क्या है, ICPMM। I फॉर इंसाइजर, इंग्लिश का नाम याद रखो ज्यादा इजी रहेगा। I फॉर इंसाइजर, C फॉर केनाइन, PM फॉर प्रीमोलर्स, M फॉर मोलर्स। ये आपके दांत हो गए 21 23 21 23। ये सूत्र है वो एक जबड़े की बात कर रहा है। यदि दोनों जबड़ों की निकालनी है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल दांत कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। ये देखो दांतों का पूरा क्रम दिखाया गया है कि दांत किस प्रकार से आते हैं, दांतों के आने का क्रम कौन सा है, पहले कौन से दांत आते हैं, उसके बाद कौन से आते हैं, ये एक क्रम है। तो उसको आप कैसे याद रखोगे, तो याद रखने का ये सूत्र है IMCPM, यानी IMCPM, चीप PM, IMCPM। तो याद रह जाएगा I, फिर M का M, चिप का C, PM का M, यानी इंसाइजर आते हैं पहले। बच्चे के सबसे पहले दांत कौन से आएंगे, इंसाइजर आएंगे। क्वेश्चन आ सकता है बच्चे के सर्वप्रथम आने वाले दांत कौन से हैं, इंसाइजर। उसके बाद कौन से आएंगे, मोलर्स आएंगे। उसके बाद आएंगे कैनाइन, उसके बाद आएंगे प्रीमोलर्स। ये क्रम चलता है, एक सीक्वेंस चलती है, एक ऑर्डर चलता है। तो आपको याद रखना है दांत आने का क्रम क्या है, IMCPM, यानी इंसाइजर, मोलर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स। ये 4 क्रम है और ये दांतों की संख्या होती है। ये दांतों के बारे में था, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी आने वाला है, बहुत इजी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20 होती है। अस्थायी दांत कौन से नहीं होते हैं, तो मैंने बताया था अस्थायी दांत 12 जिनकी संख्या वो नहीं होते हैं। तो उस सूत्र में आप देख लेना 12 कौन से नहीं होते हैं, ICPMM। तो 21 23 21 23। ये एक जबड़े की बात है, 3 3 6 हो गए एक जबड़े में, दोनों जबड़े में हो गए 12। तो मोलर्स जो दांत होते हैं, मोलर्स दांत होते हैं, वो अस्थायी दांत की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये अस्थायी नहीं होते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। और उसके बाद अकल दांत की संख्या, प्रज्ञ दांत, विजडम टीथ की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपको पूछ ले इंसाइजर कितने होते हैं, तो 2 2 4, एक जबड़े में 4 होते हैं, 2 में 8 हो गए, दोनों मुंह में 8 हो गए। कैनाइन होते हैं 2, एक जबड़े में, 2 में हो गए 4। प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दांतों के आने का क्रम क्या होता है, IMCPM। तो IMCPM, तो इंसाइजर, मोलर्स, कैनाइन और प्रीमोलर्स, IMCPM। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर दांतों से, टीथ से। इसके बाद बात करते हैं मांसपेशियों, मसल्स की बात करते हैं। मांसपेशियां, मसल्स की बात करते हैं। मांसपेशियां, अब इनके आपको छोटे से फैक्ट याद रखने। शरीर के कुल भार का मांसपेशियों का प्रतिशत, शरीर का जितना भार होता है उसका मांसपेशियों का प्रतिशत कितना होता है, तो शेष अवस्था में 23 होता है, बाल्यावस्था में 27 होता है, किशोरावस्था में 44 से 45% होता है। ये आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। शेष अवस्था में 23, उसके बाद 27, 44 से 45, 23 27 44 45। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि बाल्य अवस्था में मांसपेशियों का कुल भार शरीर के कुल भार से कितना होता है, तो 27। शेष अवस्था में 23, किशोरावस्था में 44 से 45% तक भार होता है मांसपेशियों का। बाल्यावस्था के प्रारंभ के वर्षों में बालक के विभिन्न स्थूल व सूक्ष्म कौशलों का विकास होता है। हमने पढ़ा था सिद्धांतों के अंदर, तब पढ़ी थी। स्थूल कौशल कौन से होते हैं, जो भुजाओं व पैरों का उपयोग करके, जो कौशल होते हैं वो भुजाओं या पैरों का उपयोग करते हैं। यदि जिन कौशल्स के अंदर, जिन स्किल्स के अंदर हम भुजाओं और पैरों का उपयोग करते हैं किसी काम को करने के लिए, कोई भी काम हो उसको, यदि स्थूल का मतलब मोटे तौर पर, सूक्ष्म का मतलब है महीन, यानी सूक्ष्म रूप में, तो स्थूल कौन सा हो गया, जहां पर हम भुजाओं और पैरों का उपयोग करके किसी भी काम को करते हैं तो वहां पर उसे बोलते हैं स्थूल सूक्ष्म, स्थूल कौशल। और यदि जहां पर हम अंगुली निपुणता मतलब हस्त कौशल और नेत्र हस्त समन्वय, आंखों का और हाथों का समन्वय होना चाहिए, और आपकी अंगुली के अंदर क्या होना चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, उसे बोलेंगे सूक्ष्म कौशल। रीट 2018 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, पूछेंगे, देखेंगे, करेंगे अपन। तो बात करते हैं मांसपेशियां शेष अवस्था में 23, बाल्यावस्था में 27, किशोरावस्था में 44 से 45% होती है। अब बात आती है हृदय या धड़कन, हार्ट, स्पंदन, धड़कन, हृदय। हृदय की बात करते हैं।
तो देखो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, आपकी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखो यहां पर पहला फैक्ट आता है गर्भावस्था में हृदय पर विशेष, तो मैंने बताया था 24 दिन के अंदर हृदय भाग में हृदय का निर्माण शुरू, 28 दिन में हृदय की धड़कन शुरू। इसे 4 वीक भी बोला जा सकता है। 28 दिन मतलब 4 वीक हो गया। तो एग्जाम के अंदर आया हुआ था, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको। तो 24 दिन में गर्भावस्था के अंदर हृदय का निर्माण शुरू होता है और 28 दिन के अंदर हृदय की धड़कन शुरू होती है। 24 और 28 का बात याद रखिए आपके। गर्भावस्था में हृदय के बारे में 2 फैक्ट बात है। 24 दिन के अंदर हृदय का निर्माण शुरू होता है और 28 दिन के अंदर उनका धड़कना या स्पंदन शुरू हो जाती है। अब देखना, जन्म के समय शिशु की धड़कन होती है 140 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 140 बार धड़कन होती है, स्पंदन होती है। तो 6 वर्ष के बालक में ये 100 प्रति मिनट यानी घट रही है। 12 वर्ष में ये 80 प्रति मिनट आ जाती है। 18 वर्ष में ये 72 मिनट आ जाती है और लड़की के अंदर ये 69 मिनट रह जाती है। यानी लड़की के अंदर कमी आ रही है। लड़की के अंदर बालक की बजाय क्या है, बालक की बजाय गर्ल्स के अंदर क्या है, हृदय की धड़कन कम है। देखो वही फॉर्मूला अपना 2 to 1 वाला फॉर्मूला यहां पर भी काम कर रहा है। 2 बार ऊपर की तरफ, 2 बार नीचे की तरफ, 1 बार ऊपर की तरफ। तो देखो ये होगी बॉयज, ये हो गया गर्ल्स, ये होगी शेष अवस्था, ये पूर्व वाली अवस्था, ये उत्तर वाली अवस्था, ये उत्तर पूर्व किशोरावस्था, ये उत्तर किशोरावस्था। तो उत्तर किशोरावस्था के अंदर इसके अंदर पूरा विपरीत होता है। ये बॉयज के अंदर ऊपर की तरफ है तो गर्ल्स के अंदर नीचे की तरफ हो गया। तो बॉयज क्या हो गया, ज्यादा, गर्ल्स कम। तो इसलिए बॉयज के अंदर धड़कन क्या रहती है, ज्यादा रहती है 72 प्रति मिनट और गर्ल्स के अंदर 69 प्रति मिनट रहती है। तो देखो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हृदय की धड़कन होती है तो 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 72 बार। और एक शिशु के अंदर, शिशु की धड़कन होती है तो 140 प्रति मिनट। ये 2 फैक्ट आपको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। और किशोरावस्था के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स की जो धड़कन होती है उसके अंदर बॉयज की धड़कन गर्ल्स से क्या होती है, फास्ट होती है, तेज होती है। एक एथलीट की धड़कन क्या होती है, 65 से 68 मिनट प्रति मिनट होती है। 65 से 68 प्रति मिनट होती है। यानी एक नवजात शिशु के हृदय की धड़कन एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में प्राय दुगुनी होती है। स्वस्थ का होती है 72 प्रति मिनट और शिशु की होती है 140 प्रति मिनट। यानी शिशु की धड़कन हृदय की एक स्वस्थ वयस्क की तुलना में दुगुनी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। देखो तो हृदय की धड़कन से संबंधित अपने फैक्ट पढ़ेंगे। देखो जन्म के समय 140 प्रति मिनट, 6 वर्ष के अंदर 100 प्रति मिनट, 12 वर्ष के अंदर 80, उसके बाद 72, उस गर्ल्स के अंदर 69 और एथलीट के अंदर 65 से 68 प्रति मिनट होती है। तो देखो एक शिशु के अंदर शेष अवस्था से धीरे धीरे जैसे जैसे किशोरावस्था के अंदर हम जाते हैं तो हृदय की धड़कन में क्या आती है, कमी आने लगती है, कमी आती रहती है। और वयस्क होते ही, धीरे धीरे वयस्क होते ही हृदय की धड़कन एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 72 प्रति मिनट हो जाती है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति से एक बच्चे के अंदर ये लगभग दुगुनी होती है, 140 प्रति मिनट होती है। और एक एथलीट की धड़कन कितनी होती है, 65 से 68 प्रति मिनट होती है। याद रखना है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, 140 मिनट शिशु के अंदर, 6 वर्ष के अंदर 100, 12 वर्ष के अंदर 80, यानी प्रत्येक अवस्था की बात हो रही है। जैसे एक शेष अवस्था के अंदर बात हो रही है तो शेष अवस्था के अंदर शिशु जन्म लेते ही 140 प्रति मिनट होती है। शेष अवस्था जैसे खत्म होगी 100, बाल्य अवस्था जैसे खत्म हो रही है 80 और किशोरावस्था जैसे खत्म हो रही है 72 प्रति मिनट। यानी किशोरावस्था के अंदर एक स्वस्थ वयस्क की हृदय धड़कन 72 प्रति मिनट हो जाती है और एक एथलीट के अंदर 65 से 68 मिनट होती है। तो याद रह जाएगा आपके 140, 100, 80, 72, 140, 100, 80, 72। ये आपको 4 फैक्ट ध्यान रखने हैं। एक एथलीट की हृदय धड़कन स्वस्थ वयस्क की तुलना में प्राय धीमी होती है। स्वस्थ व्यक्ति की होती है 72 प्रति मिनट और एक एथलीट की होती है 65 से 68 प्रति मिनट, यानी लगभग एक किशोर बालिका के बराबर सी होती है। ये फैक्ट आपको इतने ध्यान रखने हैं, हृदय की धड़कन से संबंधित फैक्ट है ये। तो इसके अंदर क्या याद रखोगे, 24 दिन के अंदर हृदय का निर्माण शुरू, 28 दिन के अंदर धड़कन शुरू, जन्म के समय शिशु की धड़कन 140 प्रति मिनट, फिर 100 हो जाती है 6 वर्ष के, यानी वयस्क शेष अवस्था जैसे खत्म होती है 100, बाल्य अवस्था खत्म होती है 80, किशोरावस्था के अंदर एक स्वस्थ व्यक्ति की 72 प्रति मिनट, बॉयज की, गर्ल्स की 69
प्रति मिनट गर्ल्स की होती है और एक एथलीट की होती है 65 से 68 मिनट। और एक शिशु की वेस्ट की तुलना में लगभग डबल दुगुनी क्या होती है, हृदय धड़कन होती है। अब नेक्स्ट बात आती है यौनारंभ या प्यूबर्टी या वय संधि काल में शारीरिक परिवर्तन। वय संधि काल में शारीरिक परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। प्यूबर्टी काल क्या है? एक ऐसा काल है देखो, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शिशुअवस्था 0 से 5, फिर 5 से 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। ये हमने काल पढ़ा था। बेसिकली ये क्या है? डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है, मोटे तौर पर है। तो यौनारंभ काल का क्या होता है? यौनारंभ काल या वय संधि काल। वय संधि काल, संधि का मतलब है जोड़ना। वय संधि यानी संधि दो कालों को आपस में जोड़ के बनाता है, जोड़ता है, उस काल को बोलते हैं वय संधि काल या यौनारंभ, यानी यौवन का प्रारंभ होना, उसे बोलते हैं प्यूबर्टी काल। उसके अंदर से शारीरिक परिवर्तन क्या होने वाले हैं और किस प्रकार से शारीरिक विकास को, डेवलपमेंट को इफेक्टिव करने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं। तो इसके अंदर देखो, जैसे ही बाल्यावस्था खत्म होती है, बाल्यावस्था के खत्म होने और किशोरावस्था के शुरू होने के काल को यह काल बोला जाता है यौनारंभ या प्यूबर्टी का काल बोला जाता है। यानी बाल्यावस्था जैसे जैसे उत्तर बाल्यावस्था जैसे जैसे खत्म होती है और पूरे किशोरावस्था जैसे जैसे किशोरावस्था के अंदर हम प्रवेश करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो काल होता है उसे बोलेंगे प्यूबर्टी। तो ये काल बालकों में, ये अवस्था 11 से 17 वर्ष की उम्र में होती है। देखो, ये होगी आप शिशुअवस्था, ये होगी बाल्यावस्था, ये होगी किशोरावस्था। तो देखो, ये बाल्यावस्था खत्म हो रही है, यहां पर देखो 11-12 वर्ष की होगी, ये 13। तो यहां से खत्म होने से और किशोरावस्था के नहीं आने तक, किशोरावस्था के आने पर, तो देखो उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के बीच का काल क्या हो गया? प्यूबर्टी काल हो गया। तो ये बालकों में 11 से 17 वर्ष का होता है और बालिकाओं में 11 से 15 वर्ष का माना जाता है। इस काल में बालकों और बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन, अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, अनेक हार्मोन्स का जनरेशन होता है, जिससे बालक और बालिकाओं के शारीरिक परिवर्तन, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आवाज में चेंज होना, अचानक कई हार्मोन्स का श्रावण होना, कई हार्मोन्स का जनरेशन होना, इसके अलावा चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज में परिवर्तन, काफी परिवर्तन इस काल के अंदर होते हैं। इसलिए इसे बोला जाता है यौनारंभ या प्यूबर्टी काल या वय संधि काल, जो दो कालों को आपस में जोड़ता है। देखो, बालक में यह काल होता है, बॉयज के अंदर होता है, कितना होता है? बॉयज के अंदर होता है 11 से 17 वर्ष और गर्ल्स के अंदर होता है 11 से 15 वर्ष। दो फैक्ट ध्यान रखना है। प्यूबर्टी काल यानी बाल्यावस्था जैसे जैसे जाएगी और किशोरावस्था जैसे जैसे आएगी, उनके दोनों को बीच का जो काल है उत्तर बाल्यावस्था प्लस पूर्व किशोरावस्था के बीच की अवधि को जोड़ती है, तो वह संधि काल, संधि करती है। इसे यौनारंभ, यौवन के लक्षण आने लग जाते हैं, प्यूबर्टी काल कहा जाता है, जो बालकों में 11 से 17 और बालिकाओं में 11 से 15 होती है। बालकों में यह अवस्था 11 से 17, बालिकाओं में 11 से 15 होती है। प्यूबर्टी या लैंगिक परिपक्वता आने लग जाती है, बाल्यावस्था के अंत और किशोरावस्था की शुरुआत को इंगित करती है। जो संवर्धी दर व लैंगिक जो संवर्धी दर यानी अचानक से वृद्धि होती है, संवर्धी यानी ग्रोथ में अचानक से वृद्धि होती है, और लैंगिक विशेषताओं में भी आकस्मिक परिवर्तनों के द्वारा परिभाषित होती है, यानी आकस्मिक अचानक परिवर्तन होते हैं। परंतु प्यूबर्टी अचानक उत्पन्न होने वाली घटना ही नहीं है, बल्कि एक कर्मिक प्रक्रिया का अंश है। मैंने बताया था वृद्धि, विकास ये अचानक घटित नहीं होती है, ये कर्मिक, ये सीक्वेंस, ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया, जो पुराने समय से धीरे धीरे वृद्धि, शेष अवस्था से ये धीरे धीरे वृद्धि करके बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं, फिर अचानक परिवर्तन दिखाते हैं। तो ये अचानक अकस्मात परिवर्तन नहीं होते, ये अपन को ये अचानक दिखाई देते हैं, आकस्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया काफी समय से चलती आ रही है। वही बात मैंने बताई थी, दांतों की बात, गर्भावस्था के 5वें माह से उगना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अपने को जन्म के 6 माह बाद दिखाई देते हैं। लेकिन ये देखो, ये 10 माह की प्रोसेस चलती आ रही है, लेकिन ये परिपक्वता स्टेज आने पर 6 माह में अपने को ये दिखाई देते हैं या उगते हैं। इसी प्रकार प्यूबर्टी के अंदर भी ये परिवर्तन आकस्मिक नहीं होते हैं, ये कर्मिक प्रक्रिया चलती रहती है।
प्यूबर्टी की अवस्था में स्रावित होने वाले हार्मोन्स के कारण मूल व गौण लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। देखो, मूल व गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? देखो, प्यूबर्टी की अवस्था है वो मैंने बताई थी, बॉयज के अंदर 11 से 17 और गर्ल्स के अंदर 11 से 15 वर्ष होती है। ध्यान में रखना आपको। अब प्यूबर्टी के द्वारा दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक तो होते हैं मूल लैंगिक लक्षण जिसे प्राथमिक लक्षण भी बोला जाता है, प्राथमिक लक्षण भी बोला जाता है। एक होते हैं गौण लैंगिक लक्षण जिसे द्वितीयक लक्षण भी बोला जाता है। प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? जो प्रजनन, आपके रिप्रोडक्शन से, जनन से प्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उन्हें बोलेंगे प्राथमिक लक्षण या मूल लैंगिक लक्षण, जिसके अंदर आएंगे आपके हार्मोन, जिसके अंदर हार्मोन्स आएंगे। जो हार्मोन्स नर और मादा के द्वारा स्रावित किए जाते हैं वो हार्मोन्स इसके अंदर आते हैं, मूल लैंगिक लक्षण के अंदर आते हैं। गौण लैंगिक लक्षण यानी ये गौण है, द्वितीयक है, जिसके अंदर लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेने के लक्षण या संकेत जैसे आवाज भारी या मधुर होना, दाढ़ी मूंछ आना, मासिक धर्म का शुरू होना, ये सभी गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण माने जाते हैं प्यूबर्टी के या यौवनावरम के। प्यूबर्टी की पहचान के दो लक्षण मैंने बताई हैं, मूल लैंगिक लक्षण जिन्हें प्राथमिक लैंगिक लक्षण बोला जाता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? प्रजनन से होता है, रिप्रोडक्शन से होता है, जिसके अंदर आपके हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन्स यानी मूल लैंगिक लक्षण कौन से हैं? हार्मोन्स मूल लैंगिक लक्षण में आता है। गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? जो शरीर में आपको बाहरी जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज में भारी बनाना या मधुर होना, आवाज में परिवर्तन, दाढ़ी मूंछ आना, ये सभी परिवर्तन गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण माने जाते हैं। और मूल लैंगिक लक्षण के अंदर जिनका डायरेक्ट संबंध प्रजनन से होता है, रिप्रोडक्शन से होता है, उसके अंदर मूल लैंगिक लक्षण में आता है हार्मोन्स। और हार्मोन्स के अंदर आपको याद रखना है, नर जनन हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, और मादा जनन हार्मोन्स होते हैं, दो होते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नर जनन हार्मोन्स का नाम क्या है। यौवनावरम के प्यूबर्टी काल के अंदर नर द्वारा स्रावित या नर जनन द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम है तो टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा जनन हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन्स हैं जिन्हें मूल लैंगिक लक्षण या प्राथमिक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखना एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखना। निम्न में से प्यूबर्टी काल में मूल लैंगिक लक्षण नहीं है। ऑप्शन आएगा एक, आवाज में परिवर्तन, बी आएगा टेस्टोस्टेरोन, सी आएगा प्रोजेस्टेरोन, डी आएगा एस्ट्रोजन। तो मैंने बताया था जो हार्मोन्स है वो मूल लैंगिक लक्षण या प्राथमिक लैंगिक लक्षण होते हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है रिप्रोडक्शन से, प्रजनन से होता है। तो ये तो सभी हो गए। और आवाज में परिवर्तन क्या है? गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है कि नर जनन हार्मोन्स का नाम बताइए प्यूबर्टी काल के अंदर जो स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। और मादा जनन हार्मोन्स का नाम है तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। और प्यूबर्टी काल की एज होती है बॉयज के अंदर 11 से 17 और गर्ल्स के अंदर 11 से 15। जो ये एज होती है बाल्यावस्था के, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के बीच की एज होती है, बीच की संधि होती है, इसलिए इसे बोल देते हैं वय संधि काल या प्यूबर्टी। और कुछ यौवन के लक्षण इसके अंदर आ जाते हैं हार्मोन्स, इसलिए इसे यौवनारंभ काल भी कहा जाता है। ये इसकी बात थी। और इसके कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लड़कों में 12 से 13 वर्ष में और लड़कियों में 10 से 11 वर्ष की उम्र में शारीरिक विकास में तीव्र संवृद्धि प्रारंभ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके बाद क्या आने वाली है? प्यूबर्टी आने वाली है। तो प्यूबर्टी की अवस्था के अंदर मैंने बताया शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होने लगता है प्यूबर्टी के अंदर।
इस अवस्था में किशोर विपरीत लिंगी सदस्यों में यौन संबंधी या कामुकता में अधिक रुचि का प्रदर्शन करते हैं। यानी विपरीत लिंगी सदस्यों में यौन संबंधी व कामुकता में अधिक रुचि लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो हार्मोन्स का स्रावण होने लगता है। हार्मोन्स, प्यूबर्टी हार्मोन्स का स्रावण हो जाता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, यौन संबंधी या कामुकता को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण किशोर विपरीत लिंगी सदस्यों के प्रति रुचि लेने लगते हैं। इसलिए ये कंसेप्ट याद रखना है कि विपरीत लिंगी सदस्यों में रुचि लेते हैं तो किशोरावस्था के अंदर लेते हैं। बाल्यावस्था के अंदर ये हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं, तो बाल्यावस्था के जो सदस्य होते हैं वो समकक्षी या समलिंगी सदस्यों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, समलिंगी की तरफ क्या रखते हैं, उनके अंदर रुचि रखते हैं। यह कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये सीडीपी का अपना कौन सा चैप्टर था, सीडीपी का 7 चैप्टर था, अपना 7 पार्ट था, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया है। अपने फिजिकल डेवलपमेंट का बहुत शानदार अपने कंसेप्ट पढ़ा है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट अपना लगभग पूर्णता की ओर है। छोटा सा इसके अंदर एक सीडीपी 8 के अंदर छोटा से 5 या कंसेप्ट हो रहा है। उसके बाद अपना फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन हो फिजिकल डेवलपमेंट से कर पाओगे आसानी से। उसके बाद हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिल्कुल मैंने बताया था अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो बेटा मैं बता देता हूं, नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो बेटा विकास 01 कोड का यूज जरूर करना, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके। बहुत जल्दी अपनी संडे टू संडे स्पेशल क्लासेस होने वाली है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जिसके अंदर हम सीडीपी के क्वेश्चन करेंगे। 1000 क्वेश्चन का मैंने बताया था टारगेट को, अपना कैप्सूल कोर्स 1000 क्वेश्चन का, उसके अंदर आपकी सीडीपी कंप्लीट अच्छे से आपको क्लियर होने वाली है। तो बहुत जल्द अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आपको सूचित कर दिया जाएगा बेटा जल्द से जल्द। तो नेक्स्ट क्लास सीडीपी 8 के साथ मिलते हैं अपन। सीडीपी 8 के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट को कंप्लीट कर देंगे अपन। तब तक के लिए बेटा बाय और थैंक्स।